ठीक है जी, सो कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम लोग कुछ डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज कर रहे थे, है ना? डिटर्मिनेंट के ठीक है, मैं देख लिया। हाँ बताओ। कौन सा क्वेश्चन है? हम्म। हाँ, क्या करना है? तुम्हारी तुम्हारी आवाज़ ठीक से क्यों नहीं आ रही है? हम्म, तो गलत दिख रहे हो ना तुम। यहाँ से वैसे नहीं कर सकते जो तुम कर रहे हो। प्रॉपर्टीज कौन सा लगा रहे हो तुम? वो प्रॉपर्टीज क्या कहता है? दोनों कैसे जीरो हो जाएगा? प्रॉपर्टीज कहता है किसी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट को तुम वो कर सकते हो, बाकी को कॉमन रखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो वैसा मत करो जब भी इस तरह केसेस हो ना। और देखो, ये सब जिन लोगों को सॉल्व करना नहीं यार, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्लास ट्वेल्थ का एनसीईआरटी बुक, पता नहीं कितनी बार मुझे बोलना पड़ेगा ये सब, क्लास ट्वेल्थ का एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 है डिटर्मिनेंट, और जाके देखो ये क्वेश्चन भी क्लास ट्वेल्थ के एनसीईआरटी में है। और अगर अभी में नहीं सॉल्व करना आ रहा, मीन्स यू आर एट लोअर लेवल, आपको अपना लेवल इंप्रूव करना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं। और ये सब क्लास जितने भी कल मैंने जो भी चीज़ करवाए, वो सब क्लास 11 12 का पार्ट है। क्लास 12 के एनसीईआरटी में वो सब कुछ है। और स्टिल यू आर फेसिंग डिफिकल्टी, मीन्स आपको अपना लेवल इंप्रूव करना पड़ेगा। तो ये आप चेक करो, क्लास 12 में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यू सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस, देखो चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट। तो वहाँ से मैंने जब लिनियर अलजेब्रा स्टार्ट किया था, मैंने आप लोगों को कहा था कि एक बार क्लास 11 12 का जो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट है, एक बार गो थ्रू हो जाओ, देख लो डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करो, एक्सरसाइजेस भी टाइम है तो सॉल्व कर लो, सो दैट तुम्हारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा। और अभी जो भी मैं पढ़ाया हूँ पिछले 3 4 क्लासों में, वो सब 11 12 का ही है ऑलमोस्ट। क्लास इसमें देखो, एक्सरसाइज नंबर 4.2 खोल के देखो। अगर तुम अभी चाहो तो इसका डाउनलोड करके देखो, ये चैप्टर गूगल से डाउनलोड करो, खोल के देखो 4.2 एक्सरसाइज, इस तरह क्वेश्चन वहाँ है कि नहीं है, चेक करो जाके। क्योंकि ये सब मतलब बॉटम लेवल पे ही फंस जाओगे तो एडवांस लेवल पे कहाँ पहुँच पाओगे फिर। ये चीज़ें हैं। ये सब तुम चाहोगे तो खोल के देखो, एक्सरसाइज 4.2 में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एग्जाम्पल भी, एक्सरसाइज भी ओपन करके देखो वहाँ पे, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2। इसको वैसे सॉल्व मत करो, वैसे लिखूंगा दो डिटर्मिनेंट पे तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा। अब वहां डिसाइड करना है किसको ओपन करना चाहते हो, इसको या इसको। किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को ही मैं स्प्लिट कर सकता हूं, बाकी कॉमन रहेगा। मतलब मुझे ये फर्स्ट कॉलम यहाँ कॉमन रखना पड़ेगा, थर्ड कॉलम भी कॉमन रखना पड़ेगा, थर्ड कॉलम एज इट इज यहाँ लिखना पड़ेगा, थर्ड कॉलम। अब यहाँ ब्रेक कर लो 1 1 1, तो ये तो जीरो हो जाएगा। फिर ये बचा तो इसको खोलो, फिर तो ये जीरो तो नहीं होगा, ये कैसे जीरो हो जाएगा? ये बाकी एज इट इज रखना पड़ेगा। जैसे जब जब जैम की प्रिपरेशन शुरू की, बार बेसिक पे वर्क कर दो, 11 12 वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवाइज करने में।
एक दिन ढंग से बैठ के देख लोगे, पूरा सब कुछ रिवाइज कर लोगे 11 12, क्योंकि पढ़ चुके हो ना, नया थोड़ी है तुम्हारे लिए वो, नई चीज़ों में टाइम लगता है। यहाँ पे 1 + x + x² प्रॉपर्टीज को ठीक से अप्लाई करना सीखो। अप्लाई करना कैसे सीखोगे? जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना तुम्हारा बेस ठीक होगा। सो इसमें ये थोड़ी कि सबको स्प्लिट कर दोगे तुम, वैसा प्रॉपर्टी थोड़ी कहता है। प्रॉपर्टी कहता है, हमने जो प्रॉपर्टी किसी एक कॉलम या किसी एक रो में ईच एलिमेंट 2 एलिमेंट का सम है, तो उसके एलिमेंट को स्प्लिट कर सकते हैं जस्ट। सो कहने का मतलब ये हो गया कि 1 1 1 ये हो गया, फिर 1 1 1 1 + x + x², 1 + y + y², 1 + z + z²। बताओ, तुमने यही किया था? तो ये तो 0 हो गया, फिर इसको एक्सपैंड करो। क्यों इतना लंबा चक्कर में पड़ रहे हो? एक आसान सा तरीका लगाओ ना ट्रांसफॉर्मेशन वाला। इसलिए कह रहा हूँ क्लास 11 12 का चीज़ें तो रिवाइज कर लो, बेसिक कम से कम। ये देख लो, अगर लगे ये सब आसान है तो IIT JEE वाला हमने असाइनमेंट वाले चैप्टर भेजे थे, IIT JEE का कुछ PYQ सॉल्व कर लो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के। अगर ये तुम्हें बहुत आसान लगे तो तुम, ये तो बेसिक 11 12 का इसी लेवल का होता है, थोड़े इसी टॉपिक के क्वेश्चन मैट्रिसेस तुम JEE का सॉल्व कर सकते हो, वो थोड़ा मुश्किल लगेगा तुम्हें, ये चीज़ है। और अगर ये भी आसान लग रहा है मतलब तुम्हारा लेवल बहुत अच्छा है, ये चीज़ है। इसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज वाले मिल जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करना आएगा, ये चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि बस टीचर ने पढ़ा दिया अब सर सारे क्वेश्चन हम खुद कर लेंगे, नहीं होगा जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। क्योंकि ऐसा थोड़ी है ना कि किसी किसी ने एक टॉपिक तुम्हें डेफिनेशन बता दिया, थ्योरम बता दिया, तुम्हें सब कुछ आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? जो बच्चे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है उसको उतना ज़्यादा आएगा, है ना, वो उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा या उतना उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जो क्वेश्चन कम प्रैक्टिस करेगा उसको कम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये चीज़ें हैं। तो आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने होंगे ना, तो ये देख सकते हो तुम इस तरह क्वेश्चन के लिए। एनीवे इसका सॉल्व कैसे करेंगे? तो मतलब जिन लोगों ने 11 12 वाले क्वेश्चन, आप में से बहुत सारे लोग 11 12 को पढ़ाते भी होंगे, तो उनको बहुत इजीली आता होगा ये कि कैसे इसको एक्सपैंड करना है। तो इसमें क्या है, जब यहाँ पे 1 है, 1 1 1, तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट को 0 बना लो। तो ये 1 क्या करेगा, ये 1 इसको और इसको 0 बना देगा। तो R2 को चेंज करो, R2 - R1, R3 को चेंज करो, R3 - R1, लगाओ ये प्रॉपर्टीज। अब हमने कल ही ये प्रॉपर्टी पढ़ा था कि ये जो डिटर्मिनेंट है, ये प्रॉपर्टी लगाने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है? तो अप्लाई कर लो। तो फर्स्ट रो को एज इट इज रखो, फर्स्ट रो को आप एज इट इज रखो, और सेकेंड रो और थर्ड रो को चेंज कर लो। तो इसमें क्या करो, R2 - R1 0, ये आ जाएगा, इसमें से घटा लो, क्या बचा यहाँ पे, दिस माइनस दिस, तो 1 1 खत्म हो जाएगा। y - x, इसमें इसको घटाओ, सो y - x, और यहाँ y² - x², तो मैं एक साथ लिख देता हूँ। तो ये 1 1 तो कट जाएगा, y - x, तो यहाँ कॉमन लेंगे, तो 1 + y + x बचेगा, ये बचेगा ना, देख लो बाकी लोग। तो फिर ऐसे यहाँ पे 0, यहाँ आ जाएगा z - x, यहाँ आएगा z - x, फिर 1 + z + x। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, सेकेंड रो से y - x कॉमन निकल जाएगा, थर्ड रो से z - x कॉमन निकल आएगा, सो कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पे मैं सेकेंड रो से कॉमन लेता हूँ y - x, थर्ड रो से कॉमन लेता हूँ z - x, क्योंकि इसमें ईच एलिमेंट यहाँ 0 है ना, 0 × y - x 0 ही होगा, 0 × z - x 0 होगा, यहाँ z - x, यहाँ भी z - x, जो फैक्टर कॉमन है वो हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा, बचा क्या हमारे पास, 1 1 + x 1 + x + x², 0 1 1 + y + x, 0 1, फिर 1 + z + x, यही है। अब यहाँ क्या हो गया, फिर से देखो ध्यान से, ये 1 है और ये 1 है, तो हम किसी एक रो के एलिमेंट को दूसरे रो के रिस्पेक्ट में 0 कर सकते हैं। तो तुम क्या करो, यहाँ पे इसको 0 बना लो, चलो थर्ड रो को चेंज कर लो, थर्ड रो को चेंज करो, थर्ड रो माइनस सेकेंड रो। तो ये होता है डिटर्मिनेंट यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, हम ये कर रहे हैं, है ना। बाकी जिन लोगों ने प्रॉब्लम प्रैक्टिस की है आप में से, जिसको डाउट है, तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, स्पेशली है ना, PYQ क्वेश्चन देख सकते हो, बाकी नॉन PYQ भी देख सकते हो।
बट आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या डाउट क्लास होती है डेली रात को 11:15 जनरली स्टार्ट होता है, फिर 12:30 तक कराता हूँ मैं, 12:30 तक चलता है, तो वो तुम पूछ सकते हो उसमें। तो y माइनस एक्स, तो वहाँ डाउट पूछो अगर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके आए हो तो। सो यहाँ से होगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 0 1, और यहाँ से अभी इसको ऐसे रहना, तो 1 प्लस वाई प्लस एक्स। अब क्या थर्ड रो में सेकेंड रो घटाना है, तो 0 1 माइनस 1 0, इसमें से घटा लो, 1 1 कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, बचा क्या z माइनस वाई। अब ध्यान से देखो, ये जो मैट्रिक्स है ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और कल हमने भी प्रॉपर्टी लिखा था कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। सो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 1 इंटू 1 इंटू दिस, तो यहाँ से आ गया y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई। अब इसको ले आओ जिस फॉर्म में चाहिए तुम्हें, जैसे x माइनस वाई चाहिए माइनस कॉमन ले लो, तो x माइनस वाई हो गया, y माइनस जेड चाहिए फिर माइनस कॉमन लो, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो ये y माइनस जेड हो जाएगा, जेड माइनस एक्स एज इट इज रखो। देखो बताओ इसमें क्या डाउट है। जी जी, तुमने 11th 12th पास किया है कि नहीं, पास किया 11th 12th, ट्वेल्थ ट्वेल्थ में थे कभी कि नहीं, तो ये सब था 12th में कि नहीं था, तो फिर क्यों नहीं रिवाइज कर रहे हो उसको आप। अभी मैं 12th वाली चीजें ही पढ़ाता रह जाऊंगा तो बीएससी वाली चीजें कब पढ़ाऊंगा। मैं बेसिक से जरूर स्टार्ट कर रहा हूँ जस्ट टू रिकॉल, कि आप लोगों को याद आ जाए। अब मैं अगर 12th वाले सारे क्वेश्चन करवाता रह जाऊंगा मान लो अगले क्लासेस में, तो आगे की चीजें कब कराऊंगा मैं। तो ये सब बेसिक चीजें जो क्लास 11th 12th में है। अब मैंने शुरू में जब तुम आए होगे तब भी मैंने कहा होगा, पुराने लेक्चर्स हमने बेसिक लेक्चर में ही कहा था कि एक बार 11th 12th का मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट रिवाइज कर लो, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी रिवाइज कर लो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देख लो एक बारी, उधर 11th 12th की प्रोबेबिलिटी देख लो, क्योंकि तुम्हारा जब फाउंडेशन ही वीक है, अब तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर किसी मान लो बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर ही वीक है, तो आगे 10-15 फ्लोर कैसे सह पाएगा वो, तो जो अगले डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट वो सह ही नहीं पाएगा, वो तो ऐसे गिर जाएगा, दब जाएगा बच्चा। ये चीज़ें तो बेस तो स्ट्रांग रखो कम से कम, और सारी चीज़ें कनेक्टेड है, जो तुमने बचपन से आज तक पढ़ी है वो आगे यूज होंगे, है ना। अगर ऐसा नहीं होता क्या होता, बच्चा पैदा होता सीधा जैम का एग्जाम देता, कोई एज लिमिट नहीं होती, कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती, कि बस नर्सरी वाला बच्चा जैम का एग्जाम देगा, नर्सरी वाला बच्चा गेट का एग्जाम देगा सीधा। तो जिस लेवल तक है तो पीछे की चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट करो ना, थोड़े टाइम निकाल के आप 11th 12th वाली चीज़ें पढ़ो। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप फ्री और डाउट पूछने के लिए, मुझे डाउट बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़े वर्क करो, आप डाउट क्लास में चीज़ें पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कल मैंने क्वेश्चन लिखा, आपने पूछा, और तुम्हारे वजह से और लोगों का भी डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना, क्योंकि और लोगों के भी डाउट होंगे ये जो पूछे नहीं होंगे। सो इट्स ओके, बट मैं कह रहा हूँ कि इस पर थोड़ा वर्क करो, अगर ये सब नहीं आ रहा सॉल्व करना, मीन्स आपके बेसिक वीक है अभी। इस तरह क्वेश्चन यहाँ पे बहुत है, इसको खोलो, बुक खोलो, जाके देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, जब नहीं सॉल्व हो तो फिर पूछो, 11th 12th के क्वेश्चन ही पूछो जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहे, बट ट्राई करके आओ फिर पूछो आप, ठीक है। तो इसको ट्राई करो, इसमें डाउट रहे तुम डाउट क्लास में पूछो, जो 11 से 12 12:30 तक क्लास चलती है डेली डाउट क्लास। थोड़ा डिले हो जाता है क्योंकि सारी क्लासेस 15 मिनट आगे चली जाती है, 15-20 मिनट, है ना, वो डिले हो जाता है। ऐसा है। और किसी को कुछ पूछना है जो हमने अभी तक कवर किया है कल की क्लास में से। चलो आगे देखते हैं। कौन सा वाला। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक पे काम करो, ये भी बेसिक क्वेश्चन है 12th क्लास का, बेसिक पे तुम्हें काम करने की जरूरत है। बताओ कैसे बना रहा, आप क्या कैसे ट्राई कर रहे हो, आप क्या अप्रोच लगा रहे हो। मतलब एक्सपैंड कर दिया सीधा, एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तुम प्रॉपर्टीज से करो, चलो प्रॉपर्टी एक्सपैंड करूंगा तब भी आंसर -1 ही आएगा, ठीक है ना। अगर एक्सपैंड करूंगा, ये ऑड वाला है -1 आएगा, इवन वाले पे 1 आएगा, मतलब जैसा मुझे लग रहा है, चेक कर लेता हूँ एक बारी। अच्छा आई थिंक, एक मिनट, नहीं ये ठीक है ना, वो आंसर मुझे एक्चुअली मैं आंसर लिखा था,
पता नहीं 1 या -1 आएगा, क्या लिखा था मैंने? अच्छा माइनस, नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, आई थिंक बच्चों ने क्या आंसर आया था बाकी लोगों का, तो 1 ही होगा फिर तो ऐसा है ना, क्योंकि हाँ हाँ, तो वो हो सकता है मैंने कल गलत लिख दिया हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस रहा होगा। सो एक 4x4 का लिखा था, उसका भी 1 आया था या उसका -1 आया था? उस, अच्छा सबका 1 ही आएगा इसका मतलब ना, ओके ठीक है। हाँ वो तो वो हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मुझे कितनी बार इंटरचेंज करनी पड़ेगी इसमें? तो अच्छा सिंपल है ना ये तो, फर्स्ट रो और फिफ्थ। हाँ हाँ हाँ, इसको इसको इंटरचेंज करने काम नहीं हो जाएगा, वो तो गया, ठीक है हाँ। ठीक है, आपका आंसर सही तो है, 1 ही आएगा, वो मैंने गलत लिखा होगा वहाँ पे फिर, है ना। तो वहाँ मेरी गलती ऐसा है तो यहाँ से सिंपल क्या होगा, R5 जो होगा, अब R5 को चेंज कर लो R1 के साथ, ठीक है ना, और R4 को चेंज कर लो R2 के साथ, है ना। तो अब चेक करो अब ये क्या, हाँ डायगोनल कहाँ है? ट्रांसपोज करेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल बन जाएगा, चलो ट्रांसपोज कर लेते हैं। वही ना, कैसे चेंज हो जाएगा? हाँ तो इसको इंटरचेंज कर लेंगे, तो यहाँ से सिंपली एक प्रॉपर्टी था कि व्हेन वी इंटरचेंज 2 रोज और 2 कॉलम्स, तो उसमें क्या होता है, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो है ना, पहला प्रॉपर्टी था ना कि व्हेन वी इंटरचेंज 2 रोज और 2 कॉलम्स द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस, यही ना। सो एक बार इंटरचेंज कर रहे हैं तो एक माइनस आएगा, 2 बार इंटरचेंज कर रहे हैं 2 बार माइनस आएगा, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 इंटू -1, और आपका ये आ जाएगा। तो फर्स्ट रो को फिफ्थ बना दो, तो 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0, फिर 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 0 1। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई 5x5 की, तो ये आ गया -1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इनटू में 1, तो ये डिटर्मिनेंट इसका, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट 1, तो इसका आंसर 1 हो गया, ओके। तो ये तो 5x5 का, अच्छा 3x3 का होता तो क्या आंसर आता? मान लो 0 0 1 0 1 0 1 0 0, इसका क्या आंसर आएगा? अच्छा इसका -1 आएगा, ओके। हाँ हाँ हाँ, है ना, तो इस तरह इसलिए मैंने हो सकता लिख दिया हो इसका, क्योंकि ये -1 देगा तो 5 वाला नहीं देगा, क्योंकि वहाँ 2 बार इंटरचेंज हुआ है, इसीलिए यहाँ तो एक बार इंटरचेंज होगा। तो यहाँ जब आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तो बस ये वाला इंटरचेंज होगा, तो आपका फर्स्ट और थर्ड रो इंटरचेंज होगा। तो आपका ये बन जाएगा जब आप लगाएंगे कि थर्ड रो चेंजेस एज, थर्ड रो सॉरी इंटरचेंज विथ रो 1, है ना। थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया फर्स्ट रो के साथ, सो थर्ड रो और फर्स्ट रो इंटरचेंज कर देते हैं, थर्ड रो इंटरचेंज हो गया फर्स्ट रो के साथ, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो ये 1 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया, सॉरी -1, -1 ना, नॉट 1, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, लेकिन ये एक बार इंटरचेंज किया, तो एक बार इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस आएगा। प्रॉपर्टी है कि व्हेन वी इंटरचेंज 2 रोज और 2 कॉलम साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस, सो एक बार इंटरचेंज करेंगे तो -1 आ जाएगी, सो -1 इंटू 1, फाइनल आंसर -1 है, ठीक है ना अभी तक। तो इसका 2 बार इंटरचेंज हुआ इसलिए प्लस आ गया, सो इसका -1 है उसका +1 है, ठीक है। हाँ हाँ एक्सपैंड कर सकते थे, तब भी आंसर वही आएगा। देखो एक्सपैंड करना कई बार वो भी ठीक है, एक्सपैंड आप डायरेक्टली हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, एक्सपैंड करके करोगे आंसर तब भी सेम ही आएगा। प्रॉपर्टीज हमारे काम को इजी बनाने के लिए है, टाइम बचाने के लिए। अगर आपको कंफर्टेबल कई बार लगता है एक्सपैंड करना है तो आप कर दो एक्सपैंड, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तब भी सेम ही आएगा। आप प्रॉपर्टी लगाएंगे तब भी, लेकिन प्रॉपर्टी हमारे पास इसलिए है कि हम टाइम बचा सके या कैलकुलेशन बचा सके, इसीलिए। क्यों? अगर मैं 7x7 कर दूं तो क्या होगा? क्यों? 7x7 में कितनी बार इंटरचेंज करना पड़ेगा? तो 3 बार में क्या होगा? क्या आंसर आया? ठीक है ना, तो आपको क्लियर हो गया। हाँ जनरलाइज करने से पहले आप थोड़ा सोचोगे तो हो जाएगा, तो वैसे नहीं जहाँ 2 1 मिला हम बोल देंगे नहीं सब 1 है, एग्जाम्पल कभी भी ट्रूथ नहीं बताएगा, फिर प्रूव करना पड़ेगा या आपको एक दिखे वे। सो है ना, वो डिपेंड, उसका आंसर ये है
इसका आंसर ये है इस क्वेश्चन का। मान लो ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और ये 0 0 0 0 1 है, फिर ऐसे ही 0 0 0 1 0 है, और ऐसे ही चल रहा है। मान लो यहाँ पे 1 है, 0 0 0 है, 0 1 0 0 0। बताओ ये n क्रॉस n है, क्या आंसर आएगी? आंसर बताओ ना सीधा सीधा, इवन और के साथ बता दो, कोई दिक्कत नहीं। -1 नहीं, अगर ये करोगे तो इसके हिसाब से जो तुम्हारा 5 वाला था तो उसका तो 5 वाला कितना, 4 वाले कितना आएगा, -1 ये आएगा। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, मतलब ये जस्ट मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से ना, तो इसको चेक करते हैं क्या होगा। जैसे n 1 है तो आंसर 1 आ जाएगा, तो n 1 है तो वो जस्ट ठीक है। अगर वो रखेंगे 2 क्रॉस 2 है तो क्या होगा, -1 आएगा। किसका? ये कहना चाह रहे हो? चलो यार नोटा कर देते हैं, नन ऑफ द एबव। तो बताओ, सोच के बताओ बाकी लोग। है ना, तुम कुछ पॉइंट के लिए वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग देख रहे थे कि 2 क्रॉस 2 है तो जस्ट एक बार इंटरचेंज करेंगे वो हो जाएगा। 3 क्रॉस 3 में है तो भी एक बार इंटरचेंज करना पड़ेगा, है ना। 4 क्रॉस 4 है 2 बार इंटरचेंज, 5 क्रॉस 5 है तब भी 2 बार इंटरचेंज करना पड़ेगा। 6 क्रॉस 6 का है तो 3 बार इंटरचेंज कर सकते हैं। 7 क्रॉस 7 है तब भी 3 बार इंटरचेंज करेंगे, ठीक है ना। तो 6 क्रॉस 6 में भी आंसर -1 आएगा, राइट। देखो 6 क्रॉस 6 में तो उसमें -1 आएगा। तो एक्चुअली होगा क्या, 1 2 पे सेम आंसर आ रहा है, 3 4 पे सेम आंसर आ रहा है, 4 5 पे सेम आंसर है, 5 6 पे सेम आंसर है। तो कैसे बनाओगे फंक्शन? मतलब 1 2 पे आंसर कितना है, 1 है, 1 है, -1 है। एक मिनट, 1 के लिए n बराबर 1 है तो 1 है ना, 2 पे -1, सॉरी 1 2 पे नहीं, 2 3 पे, 2 और 3 पे सेम आंसर है, 2 और 3 पे, फिर 4 और 5 पे, है ना, फिर 6 और 7 पे सेम आंसर है। तो सेटिस्फाई कर रहा है ये, देखो। अगर ये सही है तो n को अगर मैं 2 रखूं तो क्या आंसर आएगा तुम्हारा? n को 2 रखो तो क्या आंसर आएगा? n को 2 रखने पे तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर आएगा? √1 आयोटा हो जाएगा। क्या आयोटा आंसर होगा 2 क्रॉस 2 में? बोलो। चलो इस पे बात करते हैं। -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n/2। देखो अगर n को मैं 1 रखूंगा तो ये 0 आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। n को 2 रखेंगे तो 1, और 3 रखेंगे तब भी 1 होगा, 4 रखेंगे 2, 5 रखेंगे, ये आंसर करेक्ट है एक्चुअली। तो -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n/2, ये आंसर आएगा, ठीक है। सो आप चेक करो, सबके लिए सेटिस्फाई करेगा ये। हाँ तुम सोचो ना, वो पैटर्न दिख रहा है ना उसमें, तुम सोचो ना, उसमें दिमाग दिख रहा है ना, तुम वो भी तुम्हें बताया मैंने कि 2 3 पे सेम आ रहा है, 3 4 पे से 2 3 पे सेम आ रहा है, 4 5 पे से, हाँ 4 5 पे सेम आंसर है, 6 7 पे सेम आंसर है, 8 9 पे सेम आंसर है। तो इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली, अगर 3 4 पे 2 3 पे सेम आंसर है, 2 3 का फायदा क्या है, 2/2 करेंगे 1 आ गया, 3/2 करेंगे तब भी 1 आ गया। तो मुझे देखना था कि सेम आंसर कब देगा, तो ये हो गया। हाँ यही एक्चुअली आंसर है, ठीक है ना। तो अपने खुद से ही बनाना पड़ेगा ना तुम्हें, कहाँ से बनाओगे ये चीज़। एग्जाम में अगर ये ऑप्शन रहेगा
ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं है तो फिर तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। तो ये तो चलो ऑप्शन है तो यही आंसर है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो हम लोग भी यहाँ पे थे ना, कल हम लोग ये जो अभी मैं क्वेश्चन शुरू वाला सॉल्व करा जो उसने पूछा था 1+x वाला, वो ये मेथड है इसका है ये भी जो क्लास 12th में तुम्हें बता रहा था 4.2 एक्सरसाइज जो क्लास 12th के एनसीईआरटी में है, वो इसी टॉपिक पे है। 4.2 एक्सरसाइज यही है, इवेलुएशन ऑफ डिटर्मिनेंट यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये यहाँ जैम में भी है, वही ग्रेजुएशन वहाँ भी है, ये चीज़ है। तो कल हम यही डिस्कस कर रहे थे ना कि डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज देखा था हमने कि डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन पहले देख लिया, प्रॉपर्टीज क्या है, एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन वही इन्वर्स निकालने में एप्लीकेशन है जनरली। और ये है आगे डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। तो ये हमने प्रॉपर्टीज लिखा था, क्या लिखा था, a इंटू बी का जो डिटर्मिनेंट होगा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b व्हेन a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ इक्वल ऑर्डर, ठीक है। और सिंगुलर आप लोग जानते हैं, लिखने की जरूरत है, आई थिंक ये लिखा ही चुका हूँ मैं पहले शायद जब क्लास लिया था ना आईपैड से। हाँ, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट नॉन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ एक्चुअली शुरू में जब मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे। और प्रॉपर्टीज का ये मतलब है कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स है वो नॉन इन्वर्टिबल होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल होगा, यही प्रॉपर्टी है इसकी। आते हैं ट्रेस। ट्रेस का भी डेफिनेशन लिखा था मैंने, ट्रेस सिंपल है। सो ट्रेस का मतलब है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स का सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये मैंने डिफाइन किया था क्लास में। सो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, डेफिनेशन है ये। फिर एडजॉइंट एंड इनवर्स, ये भी हमने डिफाइन किया था उस दिन कि एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं और इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। रिलेटेड प्रॉपर्टीज वही था कि a इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, इस तरह से है। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, बाकी रैंक में रिलेशन है तो रैंक के थ्रू ही पढ़ते हैं। तो मैं अभी ये टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, इसकी बात करते हैं। अच्छा, एडजॉइंट का मतलब, हाँ वैसे एक लीनियर अलजेब्रा दूसरा टर्म भी एडजॉइंट, एक और कई बार तुम देखोगे वो टॉपिक यूज करेगा जब वो लोग पढ़ाते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी ये वर्ड आता है। लेकिन यहाँ पे एडजॉइंट का ऐसे तो मुझे इंग्लिश का मतलब पता नहीं क्या है, मैथमेटिकली तो वही था कि एडजॉइंट निकालना तो आता ही होगा ना आपको, आपको तो ये तो पता ही है आपको कैसे निकालते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। ऐसे एडजॉइंट का मीनिंग क्या है, क्या होता है, क्योंकि ट्रांजुगेट को भी कुछ लोग एडजॉइंट लिखते हो, तुम देखना कुछ बुक में ट्रांजुगेट जो वर्ड हमने यूज किया था उसको भी कुछ लोग एडजॉइंट लिखेगा, लेकिन एडजॉइंट वो अलग चीज़ है, यहाँ अलग चीज़ है, वो है। हम्म, वेक्टर स्पेस का इनवर्स क्यों निकलेगा, इनवर्स, अच्छा फिजिकल सिग्निफिकेंस मैट्रिक्स के इनवर्स का, वो तो मुझे इतना पता नहीं, जब होगा जरूरत पड़ेगा देखेंगे। अभी सिंपल है कि अभी मुझे ये समझना था कि हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट और इनवर्स का मुझे फिजिकल सिग्निफिकेंस पता भी नहीं है और वो एग्जाम में तुम्हें उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो ज़रूरत होगी तो मैं बताता भी, बट उसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस की हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि एडजॉइंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, रियल लाइफ में क्या यूज़ है, वो सब अभी सीखने का है नहीं। तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, ना तुमसे एग्जाम में ये पूछेगा कि सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसको छोड़ सकते हो। और मुझे ऐसा पता भी नहीं एडजॉइंट और इनवर्स का रियल लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, उसका मुझे कुछ नहीं। वो आगे डेटा उटा में यूज़ होता है वो अलग बात, जैसे जितने हम डेटा साइंस में पढ़ते हैं, मान लो कोई मैट्रिक्स बन रही है 100x100 की, तो वहाँ पे तो आजकल इतने प्रोग्रामिंग है कि वो खुद इन्वर्स निकाल के दे देगा, तो उससे आगे चीज़ें तुम्हें समझ आएगा क्या इन्फ्रेंस निकालना है। ऐसे रियल लाइफ को वैसे डिलीट नहीं कर पाएंगे, हाँ वो डेटा एनालिसिस में उसका समझ आता है कि इन्वर्स निकालेंगे तो उससे क्या रिलेट होगा, ये सब चीज़ें, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं सीधा सीधा रैंक पे आता हूँ। एक तुमने ऑर्डर पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सिंपल है, नंबर ऑफ रो मान लो m है, नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो वो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है m क्रॉस n, ये ठीक है। अभी हम बात कर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, पहले रैंक का डेफिनेशन लिखना है।
एडजॉइंट का डेफिनेशन आप पहले जान चुके हैं। एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट क्या होता है? मैट्रिक्स दे रखा है, ईच एलिमेंट का आप माइनर निकालते हो, ईच एलिमेंट का को फैक्टर निकालते हो, फिर एलिमेंट के प्लेस में हम लोग को फैक्टर रखते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो जो मैट्रिक्स निकल के आता है उसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है। इनवर्स में, इनवर्स निकालने का डेफिनेशन था कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई हो जाए, तो बोलेंगे b इज इनवर्स ऑफ a एंड a इज इनवर्स ऑफ b। ये डेफिनेशन था। इनवर्स निकालना कैसे है? तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लो और a इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। ये था। तो ये तो फॉर्मूला है जिससे फाइंड करना। यही आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन नहीं आएगा आपके एग्जाम में किसी क्वेश्चन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कि ऐसा सिग्निफिकेंस में कुछ नहीं आएगा, है ना। और आता तो मैं खुद सीख के बताता आपको, उसकी जरूरत नहीं है। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स है ना, वो पीवाई क्यों देखोगे समझ आया क्या पूछ रहा है। तो अब मैं आता हूँ रैंक पे कि रैंक का डेफिनेशन क्या है। सो हाँ जी, तो कोई बताइए रैंक का डेफिनेशन क्या है? हाउ डू यू डिफाइन रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स? कोई भी। तो एक तो ये डेफिनेशन है, तो इससे पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा लिनियरली इंडिपेंडेंस क्या होता है, लिनियरली डिपेंडेंस क्या होता है, ये डिफाइन करना पड़ेगा ना। ठीक है, और कोई बताओ, कोई और डेफिनेशन पता है? एनीवन? रैंक का क्या डेफिनेशन है? ये भी एक डेफिनेशन है, ये भी लिख सकते हैं। हाँ, तो उसमें फिर आप पहले उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज द रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म, है ना, या रो इकोलॉन फॉर्म जो आप कह रहे हैं। तो रो इकोलॉन फॉर्म क्या है या रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म क्या है, वो पहले बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, अभी हम बेसिक देख लेते हैं क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें चीज़ें और डिस्कस करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे जैसे ये जो पार्ट था, जैसे यहाँ पे है ना लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस, इसका यूज़ होगा। तो मैं अभी ये भी डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि है ना अभी जैसे एक डेफिनेशन बताए थे कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो रैंक। देखो यहाँ एक वर्ड भी यूज़ किया है इसने, रो रैंक एंड कॉलम रैंक, है ना। एक तो रैंक लिखा है, एक रो रैंक है, कॉलम रैंक है। हालांकि तीनों का आंसर सेम आएगा, मीनिंग तीनों का अलग है, डेफिनेशन अलग है, लेकिन जो मैट्रिक्स की रैंक होगी वही मैट्रिक्स की रो रैंक होगी, वही मैट्रिक्स की कॉलम रैंक होगी। मतलब ये थ्योरम हो जाएगा कि रो रैंक इज इक्वल टू कॉलम रैंक इज इक्वल टू रैंक। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में ऐसा होगा, तीनों का आंसर सेम ही आएगा हमेशा, चाहे मैट्रिक्स 4x5 की हो चाहे मैट्रिक्स 4x10 की हो, है ना। जो रो रैंक होगी वही कॉलम रैंक होगी, वही रैंक होगी। तो रो रैंक क्या होगा? नंबर ऑफ linearly independent row in a matrix m cross n। कॉलम रैंक क्या होगा? नंबर ऑफ linearly independent columns in the m cross n मैट्रिक्स। रैंक क्या है? वही चीज़ है। अब दोनों रो रैंक कॉलम रैंक किसी एक के थ्रू डिफाइन कर सकते हो आप, ये ना। तो और किसी भी मैट्रिक्स में जितने linearly independent रो होंगे उतने ही linearly independent कॉलम होंगे। जैसे मान लो 1x10 की मैट्रिक्स है, तो इसमें मैक्सिमम एक ही कॉलम है। 10 क्रॉस मान लो 1 लिख रहा हूँ या 1x10, तो अगर 1x10 लिख रहा हूँ तो एक रो है, 10 कॉलम है। तो कॉलम भले 10 है लेकिन एक ही इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम होगा, है ना, क्योंकि रो तो एक ही है। सो कहने का मतलब क्या है, चाहे किसी भी m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, उसमें जो आपका नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज होंगे और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स होगा, वो दोनों हमेशा इक्वल होगा। नंबर ऑफ बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो एंड नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो अभी मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूँ रैंक को। जैसे अभी इन्होंने, जैसे अमित ने बताया एक तरीका कि जो आप क्या होता है एक सब मैट्रिक्स बनाओगे, ये जो माइनर बोलते हैं। माइनर क्या है कि जस्ट आप कुछ रो कुछ कॉलम को छोड़ दो। तो मैं दूसरी तरह से बोल देता हूँ कि जो एक सब मैट्रिक्स है, सबसेट आप लोग जानते हैं कि सेट का सबसेट होता है, तो वैसे सब मैट्रिक्स क्या होगा, कुछ रो या कुछ कॉलम को आप डिलीट कर दो तो जो बचा वो सब मैट्रिक्स है। तो जैसे किसी मैट्रिक्स का, कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n की है और उसका रैंक r है, इसका मतलब है कि कम से कम एक ऐसा r क्रॉस r की मुझे सब मैट्रिक्स मिलेगी जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, और उसके हायर ऑर्डर के जितने भी सब मैट्रिक्स होंगे सबका डिटर्मिनेंट जीरो ही होगा। ठीक है, तो ये भी एक डेफिनेशन है कि अगर
रैंक आर है, इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन या देयर एग्जिस्ट अ आर क्रॉस आर सब मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो है, सॉरी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। एक ऐसा सब मैट्रिक्स मुझे मिलेगा आर क्रॉस आर का जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, लेकिन आर से लार्जर नंबर जो भी हैं उस ऑर्डर के कोई भी सब मैट्रिक्स लोगे तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो ही आएगा। तो ठीक है ना, तो लिस्ट या समझो हाईएस्ट, हाँ हाईएस्ट ऑर्डर का सब मैट्रिक्स, तो यहाँ डिटर्मिनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जो सब मैट्रिक्स लूंगा वो स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। सो चलो देखते हैं, मैं लिख देता हूँ एक तरीके से, तो अभी वही वाला डेफिनेशन लिख देता हूँ। और जैसे एक और उन्होंने बताया तरीका कि रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, फिर हम देखें कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द रो इक्लोन फॉर्म, तो इक्लोन फॉर्म या इक्लोन फॉर्म बोलो, सो उसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे इन द रो इक्लोन फॉर्म तो वो हमारा रैंक आएगा। तो रैंक निकालने का हमने 3 तरीका अभी देखा, ठीक है ना। किसी भी तरीके से करोगे आंसर, क्योंकि आंसर तो कॉमन ही होगा, चाहे आप तरीका किसी भी तरीके से फाइंड करो रैंक, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। सो अभी मैं माइनर उसके थ्रू डिफाइन कर देता हूँ, देखो तो मैं डिफाइन करता हूँ, मान लो ए मेरा कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन। अब आप ध्यान दो मैंने एम क्रॉस एन लिखा है, इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट आप नहीं निकाल सकते अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ, मतलब एम और एन अगर डिफरेंट है तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही नहीं, तो डिटर्मिनेंट हम निकाल ही नहीं सकते हैं। तो तो हम क्या करेंगे इसका, देखो मैं लिखता हूं, सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज आर इफ एंड ओनली इफ, ठीक है ना। मैं डिफाइन कर रहा हूँ उसी के थ्रू, माइनर के थ्रू जो उन्होंने डिफाइन किया था उसी के थ्रू डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं अपने वर्ड्स में लिख रहा हूँ, बुक में हो सकता है अपने वर्ड्स में लिखा हो, बट तुम फीलिंग समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। वर्ड्स हो सकते हैं थोड़ा बुक में अलग लिखा हूँ, मैं अलग लिखा हूँ, ये चीज़ है, लेकिन कहना क्या चाह रहा हूँ समझ बोलो। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज आर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन आर क्रॉस आर सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स मान लो एग्जाम्पल का क्या नाम दे दूं, मान लो एम बोल देता हूं एग्जाम्पल के लिए, कि एक सब मैट्रिक्स मुझे मिलेगी आर जिसका ऑर्डर क्या, सॉरी एम जिसका ऑर्डर है आर क्रॉस आर, मैट्रिक्स क्या है एम क्रॉस एन की है, तो ऑब्वियसली जो आर होगी वो एम से भी छोटी होगी एन से भी छोटी होगी, दोनों से। मैं लिखाऊंगा रिजल्ट अभी। सो देयर एग्जिस्ट आर क्रॉस आर सब मैट्रिक्स एम सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज नॉन जीरो एंड all other submatrix matrices of higher order, हायर ऑर्डर मतलब आर से, जैसे आर की वैल्यू 3 है मान लो, तो 3 क्रॉस 3 की मुझे एक ऐसी सब मैट्रिक्स मिलेगी जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। अब 3 क्रॉस 3 से ज्यादा मतलब मान लो 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, 6 क्रॉस 6, इस तरह का कोई भी सब मैट्रिक्स लेंगे उसका डिटर्मिनेंट जीरो ही आएगा। तो एंड ऑल अदर सब मैट्रिसेस ऑफ हायर ऑर्डर देन आर, जो इसका ऑर्डर आर से ज्यादा है, आर सिंगुलर, या ऐसा लिख दूं सिंगुलर या डिटर्मिनेंट जीरो, सो ऐसे लिख देता हूँ सिंगुलर, सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट जीरो होगा, और यहाँ मैं लिखा हूँ देयर एग्जिस्ट एन आर क्रॉस आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एम, या तो ऐसा लिख दूं मैं सीधा नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स एम, नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स। ये क्लियर हुआ कि नहीं, एग्जाम्पल से समझा देता हूँ उसको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये एक डेफिनेशन एज अ डेफिनेशन मैं यूज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। एक बार पढ़ लो रीड कर लो और कहीं प्रॉब्लम है लैंग्वेज में तो पूछो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, एन का मतलब एक मिल गया तो काफी है, वही बात है, एटलीस्ट बात बराबर, आप चाहो तो एटलीस्ट लिख लो या एन लिख लो, एक मिल गया ना तो हम दूसरा चेक ही नहीं करेंगे, बस मुझे एक ही चाहिए जो कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। अब 10 है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कम से कम मुझे चाहिए, ये है, तो आप एटलीस्ट लिख लो या एन लिख लो, मर्जी है आपकी, जो देख लो, है ना। तो एक अगर मिल गया ना नॉन सिंगुलर तो मुझे बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, 10 20 50 हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कहना चाह रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल के लिए दो एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, तो एक चीज और आप नोटिस कर सकते हो,
सो आप नोट करो कि जो आर में और एम में क्या रिलेशन होगा, क्योंकि मैं सब मैट्रिक्स ले रहा हूं तो सब मैट्रिक्स क्या होगा, कुछ रो या कुछ कॉलम को आप डिलीट करोगे, तो आर और एम में क्या रिलेशन होगा, बोलो। हाँ, और आर एंड एन में क्या रिलेशन होगा। सो यहाँ पे आप नोट में लिखा देता हूं मैं, या थ्योरम लिखा देता हूं मैं, या नोट है ना, जैसे भी रिमार्क लिखना रिमार्क लिख लो, चलो रिमार्क में लिख देता हूँ। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि नोट दैट आर जो है हमेशा एम से छोटा होगा एंड आर एन से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है, दैट इज, और ये रिजल्ट में काफी प्रोबेबिलिटी में यूज किया हूं, बताओ इसका क्या इंप्लाई करेगा ये, दिस इफ एंड ओनली इफ व्हाट। हाँ, क्योंकि यहाँ ना प्रोबेबिलिटी में हमने ये खूब यूज किया, आपको याद होगा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम लगाते हैं, मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम लगाते हैं, जहां होता था कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू पीई है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू पीएफ है, सॉरी ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू पीई है, ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू पीएफ है, तो दोनों में मोर देन है तो मैक्सिमम कर देंगे। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू पीई है, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू पीएफ है, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी होगी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ पीई पीएफ, जहाँ लेस देन इक्वल टू मिनिमम लगा देते हैं, मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम, इफ एंड ओनली इफ होता है। सो इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि आर इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन। तो हालांकि ये थ्योरम है, तो कहना ये चाह रहा हूँ रैंक हमेशा जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उसमें से जो भी छोटा एलिमेंट होगा उससे भी छोटी होगी, या एटलीस्ट इक्वल हो सकती है, या एटमोस्ट इक्वल हो सकती है, एटमोस्ट। मतलब अगर मान लो m5 है और n10 है, तो रैंक 5-10 में छोटी क्या है 5, तो उससे कम ही होगी, या एटमोस्ट 5 हो सकती है। तो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, थ्योरी कई बार लोगों को समझ नहीं आता है, तो एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ आएगा, है ना। तो हमने क्या कहा है, किसी मैट्रिक्स का रैंक आर होगा अगर मुझे एक आर क्रॉस आर की सब मैट्रिक्स मिल जाए जो कि नॉन सिंगुलर है, मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, एंड साथ में बाकी कोई भी सब मैट्रिक्स आप कंसीडर करोगे उसकी, तो क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सब मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैं पहले कुछ एक सब मैट्रिक्स बता देता हूं, है ना। सो अ मैट्रिक्स obtained by नहीं, माइनर होता है नंबर, माइनर इज अ नंबर, ठीक है ना। सो माइनर इज अ डिटर्मिनेंट एक्चुअली, है ना। तो सब मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है, माइनर एक डिटर्मिनेंट है। सो सो अ मैट जी जी बिल्कुल, हाँ, तो वैसा बोल सकते हैं। तो अ मैट्रिक्स obtained बाय डिलीटिंग ये बिल्कुल सबसेट जैसा समझो आप, है ना। सो आप नहीं भी डिलीट कर सकते हो, डिलीटिंग सम रो और सम कॉलम, ठीक है ना, सम कॉलम। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर लिखूं कि ए मैट्रिक्स मेरा है, लेट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है अभी के लिए। तो इसमें बहुत सारे सब मैट्रिक्स हो सकते हैं। सो इसके सब मैट्रिक्स में अगर लिखूं, सो दिस हैज़, एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे लिख लो 1 2 4 5, मैंने क्या किया, ये दोनों डिलीट कर दिया तो ये बना। आप कुछ और डिलीट कर लो, आप ऐसा लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे स्क्वायर सब मैट्रिक्स लिख रहा था, है ना। अब ध्यान रखना, यहाँ स्क्वायर सब मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल अदर सब मैट्रिक्स ऑफ हायर ऑर्डर, तो जिसका सिंगुलर, तो यहाँ पे स्क्वायर सब मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, है ना। सो आप चाहो तो ये ऐड कर लो स्क्वायर सब मैट्रिसेस, क्योंकि सब मैट्रिक्स ये भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ स्क्वायर की, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो 1 2 4 5 7 8, सब मैट्रिक्स ये भी ले सकते हैं हम लोग, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि स्क्वायर तो है ही नहीं, तो डिटर्मिनेंट तो सिर्फ उसका निकलेगा जो स्क्वायर है। तो वहां हम लोग जो रैंक में जो मैंने डिफाइन किया है, वहां स्क्वायर सब मैट्रिक्स की बात कर, हमने आर क्रॉस आर सब मैट्रिक्स लिखा है, तो आर क्रॉस आर होगा मतलब स्क्वायर है। और बाकी जो सब मैट्रिक्स जिसको मैं बोल रहा हूँ कि सिंगुलर होना चाहिए, तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर तभी डिसाइड होगा जब वो स्क्वायर होगा, ठीक है ना। ये सब हो सकता है, या और भी आप ले सकते हो, ये एग्जाम्पल ले लो 4 5 6 7 8 9। अच्छा, कोई भी मैट्रिक्स अपने आप का सब मैट्रिक्स, सॉरी, कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, हाँ या ना। तो उसी तरीके से यहाँ भी हम एक पर्टिकुलर या स्पेशल केस या सिचुएशन ले सकते हैं कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी कंसीडर्ड एज अ सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है ना। वो ट्रिवियल केस हो गया जब मैं कोई रो कोई कॉलम डिलीट नहीं कर रहे हैं उस केस में, तो वो हमारा आ जाएगा, या मुझे कोई दूसरा डेफिनेशन लिखना पड़ेगा।
सो है ना, या इसको क्या बोलूँ मैं, क्या बोलते हैं कन्वेंशन. So we can consider as a convention that every matrix is a sub matrix of itself, like every set is a subset. किसने कहा है? एक्चुअली आप तुक्का बहुत लगाते हो, कहाँ लिखा हुआ है ये चीज? कैसे होगा? दो हटा दो, आप दो रो हटा दो, एक कॉलम हटाओ. अरे भाई, ये तो स्क्वायर है ना, तो मैं यहाँ पे क्या किया, ये मेरा ये स्क्वायर दिख रहा है आपको? एक्चुअली आपके लॉजिक से साइंस नहीं चलता है ना, आपको साइंस का लॉजिक समझना पड़ेगा, साइंस आपका लॉजिक नहीं समझेगा, तो आपको साइंस की लॉजिक समझनी है. ठीक है, तो जो डेफिनेशन है वो आपको समझना पड़ेगा, आपका लॉजिक ये नहीं समझेगा ये चीज़ें. सो यू यू हैव टू लर्न, है ना, नॉट दिस थिंग. सो आप चीज़ें नहीं बना रहे हैं, आप चीज़ें सीख रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा जो चीज़ें हैं. ठीक है. जी, माइनर हमेशा स्क्वायर रहेगा. हाँ, माइनर, मैंने कहा माइनर एक डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर ही होगा. जी, आप वही नहीं कह रहे थे, आप कह रहे थे सब मैट्रिक्स स्क्वायर होगा. सब मैट्रिक्स और माइनर अलग चीज है ना. उसने जिस बुक में आप पढ़ रहे होंगे वहां पे वो माइनर के थ्रू डिफाइन किया है, दैट्स ओके. मैं माइनर के थ्रू डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बाकी कोई बुक देखें उसके थ्रू, लेकिन आपको समझना है कहना क्या चाह रहा है. वो माइनर के थ्रू डिफाइन किया है क्योंकि डिटर्मिनेंट हम सिर्फ स्क्वायर का लिख सकते हैं, तो मैंने वहाँ स्क्वायर ही यूज किया है, हालांकि है ना, वो चीज़ है. ठीक है, माइनर हमने माइनर वही माइनर है जो पहले हमने माइनर को फैक्टर पढ़ा है ना, ये वही वाला माइनर है. ठीक है. ये चीज़ है. देखो यहाँ मैं बोलना चाहता हूँ, तो स्क्वायर सब मैट्रिक्स क्या हो सकता है, जैसे ये स्क्वायर सब, तो ये इसका, ये तो स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका काम नहीं है हमारे पास. हम जो कंसीडर करेंगे रैंक में, ओनली स्क्वायर सब मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे. एनीवे मैं अगर पूछूं आपसे इसका रैंक क्या है मान लो, तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने 2 क्रॉस 2 का आप कोई एक सब मैट्रिक्स ले लो, एग्जाम्पल के लिए मैं मान लो इसी को ले लेता, कंसिडर कर लेता हूँ, लिखा था ना हमने, चलो इसको ले लिया मैंने, 4 5 7 8, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? तो ये माइनर है, किस एलिमेंट का माइनर है? 3 का. इस रो इस कॉलम को डिलीट कर लेंगे, ये माइनर है. या सिंपली मैं कहूँ कि मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, तो हमें ये सब मैट्रिक्स मिला. ठीक है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स है. तो स्क्वायर सब मैट्रिक्स है तो क्या करना है आपको, ये 2 क्रॉस 2 का एक सब मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? -3, है ना, और -3 नॉन जीरो है. तो जब भी कोई स्क्वायर सब मैट्रिक्स, या इसको आप माइनर बोल सकते हैं, उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है, तो रैंक या तो उतना होगा या उससे ज्यादा ही होगा. मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इस मैट्रिक्स का, ये 2 क्रॉस 2 का सब मैट्रिक्स लिखा मैंने, और ये नॉन जीरो आ गया, तो इसका रैंक या तो 2 होगा या 2 से ज्यादा होगा. 1 कभी अब रैंक नहीं हो सकता, क्योंकि आपने डेफिनेशन देखा है ना. हमने कहा है कि आर रैंक होगा अगर आर क्रॉस आर की मैट्रिक्स मुझे मिल जाए, मतलब रैंक इज द, समझो लार्जेस्ट ऑर्डर सब मैट्रिक्स है. रैंक जो है लार्जेस्ट ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है. रैंक क्या है, मैं अगर वर्ड में लिख दूं तो ये समझिए आप, दूसरे शब्दों में लिखूं तो ये है कि नोट में, कि जो रैंक है, रैंक इज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स of a matrix. Rank is the order of highest order sub matrix of a matrix which is non singular, या square non singular sub matrix, non singular sub matrix. जी, यहाँ है डेफिनेशन सब मैट्रिक्स का, आप ये देखिए पढ़िए. ये मैंने बुक का डेफिनेशन नहीं लिखा, मैंने अपने हिसाब से लिखा, बुक में देखना पड़ेगा ये लोग कैसे डिफाइन करते हैं. सो बुक में क्या लिखते हैं ये लोग, अब ये पढ़िए ना, ये तो है सब मैट्रिक्स. सब मैट्रिक्स मैंने कहा या तो कुछ रो डिलीट करो, कुछ कॉलम डिलीट करो, कुछ भी डिलीट नहीं करोगे तब भी वो सब मैट्रिक्स है. मतलब एवरी मैट्रिक्स इज सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ. हमने कहा जैसे ये मुझे सब मैट्रिक्स कैसे मिला, तो ये मिला जब मैंने ये वाला डिलीट किया, और क्या डिलीट किया, 1 2 4 5, ये वाला डिलीट किया, तो मुझे ये सब मैट्रिक्स मिला.
तो थर्ड कॉलम और थर्ड रो डिलीट किया तो ये सब मैट्रिक्स मिला, जिसको आप माइनर भी बोल सकते हो। तो माइनर बोलूंगा तो डिटर्मिनेंट लगाना पड़ेगा, बिकॉज माइनर इज अ डिटर्मिनेंट, है ना, नंबर वो डिटर्मिनेंट है। सो इसको माइनर भी बोल सकता हूँ, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ये कैसे मिला मुझे? तो ये मुझे मिला जब मैंने ये वाला डिलीट कर दिया, थर्ड कॉलम डिलीट कर दिया तो ये मिला मुझे। आप पढ़िए ना ठीक से क्या लिखा है, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम रो और सम कॉलम, कुछ रो या कुछ कॉलम, और है, एंड नहीं है, और है ये, दिस इज नॉट एंड। तो और मतलब ऑप्शन है आपके पास, यू मे नॉट डिलीट एनीथिंग। तो अगर आप रो कॉलम कुछ भी डिलीट नहीं करेंगे तो आपका ये सेमी मैट्रिक्स, एवरी मैट्रिक्स उसका सब मैट्रिक्स होगा। तो ये जी 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 बिल्कुल। नहीं नहीं, तो वो गलत हो जाएगा, तो आपका डेफिनेशन गलत हो जाएगा, जो आप कह रहे थे ना रैंक माइनर है। हाँ वहां पे एक कॉलम करते हैं, लेकिन जो आपने डेफिनेशन में माइनर वर्ड यूज किया था रैंक के, जहां से भी आपने देख के बोला हो, तो वहां पे दो रो दो कॉलम भी डिलीट करेंगे, वो माइनर की बात कर रहा है। वरना क्या होगा, कभी रैंक, अगर आप जो कह रहे हैं ना कि माइनर हमेशा, आप कह रहे हैं ना कि एक ही रो एक कॉलम घटाएंगे, तो उससे क्या होगा, अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो माइनर का ऑर्डर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? और तो इसका मतलब है कि रैंक तो उससे भी कम हो सकती है, रैंक तो हो सकती है 1 है किसी मैट्रिक्स का। हाँ वहां पे हाँ वहां पे ऐसा होगा। तो जैसे हम एग्जाम्पल जीरो मैट्रिक्स लो, चलो आप, मैं आपको 5 क्रॉस 5 का जीरो मैट्रिक्स देता हूँ, तो आप जब माइनर निकालोगे तो आपके अकॉर्डिंग माइनर का ऑर्डर हमेशा 4 क्रॉस 4 का रहेगा, और वो सबका डिटर्मिनेंट जीरो ही आ जाएगा। तो कोई भी एक ऐसा माइनर आपको मिलेगा ही नहीं जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो क्या करेंगे अब? आपने जो डेफिनेशन बताए थे अभी, वो कहाँ से बताए थे देख के, वो कहीं लिखा हुआ है या अपने मन से बताए थे? हाँ तो देखिए उसमें माइनर कैसे डिफाइन किया है। तो वहां पे ये नहीं कह रहा होगा एक ही रो एक कॉलम डिलीट करेगा, वहां या तो एक एक रो एक कॉलम करेंगे, या दो रो दो कॉलम करेंगे, तीन रो तीन कॉलम करेंगे, चार रो चार कॉलम करेंगे, वरना वो डेफिनेशन वैलिड नहीं होगा जो आपने बताया था। जी अच्छा, हम माइनर मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ, मैं रैंक में माइनर वर्ड उन्होंने बताया था किसी बुक में लिखा होगा तो उसको यूज किया, मैं माइनर वर्ड यूज ही नहीं कर रहा हूँ। देखो थ्योरी कई बार बुक टू बुक वैरी करती है, चीजें एक ही होती हैं, लिखने का तरीका अलग होता है। सो मैं जो लिख रहा हूँ चीजें, मैं बात कर रहा हूँ सब मैट्रिक्स का और स्क्वायर सब मैट्रिक्स का बात कर रहा हूँ। तो हम रैंक में इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, रैंक में मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रैंक में मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं रैंक की बात कर रहा हूँ तो बस बता रहा था कि सब मैट्रिक्स होता क्या है। तो इसके पास ये सब मैट्रिसेस हैं, है ना। सो सब मैट्रिसेस आर दिस, ये मैट्रिक्स है और ये इसका सब मैट्रिक्स है। सब मैट्रिसेस ऑफ ए आर दीज आर दिस, और एक्सेट्रा और भी हो सकता है बहुत सारे। अभी मैं सब मैट्रिक्स में किसी को डाउट है? सब मैट्रिक्स मतलब सिंपल है कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम, कोई दो रो दो कॉलम, एनी नंबर ऑफ रो और एनी नंबर कॉलम यू कैन डिलीट, और जो बचेगा वो सब मैट्रिक्स है। इट इज सेम एज द सबसेट। सबसेट में क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट छोड़ देते हैं, तो जो बचता है वो सबसेट है। यही चीज है ना ये, सबसेट जैसा समझो आप। यहां मैंने डिफाइन किया कि आर एक मैट्रिक्स है जिसका रैंक आर है, एक ऐसा मुझे आर क्रॉस आर की नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स मिलेगी, एंड ऑल अदर स्क्वायर सब मैट्रिसेस ऑफ हायर ऑर्डर देन आर, जो आर से ज्यादा ऑर्डर का जितने भी सब मैट्रिक्स होगा स्क्वायर सब मैट्रिक्स, वो सब सिंगुलर होगा, मतलब डिटर्मिनेंट जीरो होगी। तो मैं एग्जांपल दे के जस्टिफाई कर देता हूँ इतना टाइम ना वेस्ट करते हुए। उसी को मैं दूसरे वर्ड्स में लिखा है यहाँ पे कि रैंक होता क्या है किसी मैट्रिक्स का, ऑर्डर है क्या, हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर बोल दिया तो स्क्वायर ही होगा, अगर मैं नॉन सिंगुलर बोल दिया तो स्क्वायर ही होना पड़ेगा। So rank is the order of the highest order non-singular submatrix of a matrix. सिंपल रैंक का ये मतलब है, आप समझ लो आप। हाईएस्ट ऑर्डर एग्जाम्पल के लिए, चलिए मैं सिंपल आपको आसान से स्टार्ट करता हूँ। जैसे ये मैट्रिक्स ए है, इसका रैंक क्या होगा आपके अकॉर्डिंग इस डेफिनेशन के हिसाब से? तो सिंपल, इसके पास कोई दूसरा सब मैट्रिक्स है ही नहीं, खुद ही एक सब मैट्रिक्स है। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 आ गया, नॉन जीरो है। तो ये मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 की है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो इसका रैंक 1 हो गया। सो ये जो मैट्रिक्स है इसका मतलब कि रैंक जो ए की होगी वो सिंपल 1 है। अच्छा, रैंक कभी भी ऑर्डर को एक्सीड नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो सब मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम, मान लो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो मैक्सिमम रैंक n हो सकती है
है ना। अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो मैक्सिमम रैंक n हो सकती है, मिनिमम रैंक 0 हो सकती है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, b मान लो मेरा है 1 2 2 4, बताइए इसका रैंक कितना है? व्हाट इज रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स? तो रैंक क्या होगा? है ना, इसका रैंक 1 है। सिंपल ये है कि जैसे मैंने b निकाले तो b का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो अब मुझे इसका कोई स्क्वायर सब मैट्रिक्स ढूंढना होगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए। खुद का डिटर्मिनेंट तो 0 है, तो इसका अब सब मैट्रिक्स कोई होगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर की सब मैट्रिक्स होगी, वो जो हाईएस्ट ऑर्डर है, दैट ऑर्डर इज द रैंक एक्चुअली। सो मतलब मैं इसका एक सब मैट्रिक्स बना लेता हूँ। मान लो तुम 1 क्रॉस 1 का ही ले लो, यही ले लो एक सब मैट्रिक्स। मान लो मैंने बना दिया m अभी के लिए, ये 2 ले लिया सिंपली, तो मैंने 1 क्रॉस 1 का एक सब मैट्रिक्स लिया इसका। तो यहाँ क्या किया मैंने, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो को डिलीट किया। ये कोई भी ले सकते थे आप। तो इसका डिटर्मिनेंट m का निकालोगे, क्या होगा? नॉन जीरो आ रहा है। तो ये 1 क्रॉस 1 की सब मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो इसका रैंक 1 है। क्यों? क्योंकि 1 से हायर ऑर्डर के जितने भी मैट्रिक्स होंगे, ये खुद ही है 2 क्रॉस 2 था ना, सॉरी यहाँ पे मैंने, सो ये 2 क्रॉस 2 का था, तो रैंक इसका 1 है, ये कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से रैंक ऑफ b इज 1। वाई? तो ये जो 1 क्रॉस 1 की एक सब मैट्रिक्स है वो तरीका मैं बाद में वो बताऊंगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट वाला तरीका ही बताऊंगा। रैंक निकालने के 3 तरीके बताए, नहीं अभी तीनों आपने डिस्कस किया है। एक तरीका जो मैं बता रहा हूँ, दूसरा तरीका आप इंडिपेंडेंस चेक करोगे, तीसरा तरीका रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में लाओगे, रो इकोलॉन फॉर्म में लाओगे। तो मैं फर्स्ट वे डिस्कस कर रहा हूँ। रैंक निकालने के 3 वेज हैं, 3 तरीके हैं, अभी पहला तरीका मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और किसी भी तरीके से आप रैंक निकालोगे सेम ही आंसर आएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन देख कर डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा तरीका आसान होगा। ये चीज़ अगर मान लो इस अप्रोच पे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, इस तरह के ऑप्शंस बना दिए, जैसे मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, यही ऑप्शन है कि चूज द ट्रू स्टेटमेंट इफ मैट्रिक्स इज ऑफ रैंक आर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मान लो इस तरह के ये ऑप्शंस लिखे रहेंगे, तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि ये जो कह रहा है ये वही चीज़ है जो लिनियरली इंडिपेंडेंट के थ्रू करते हैं, या हम रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में लाते हैं, फिर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो डिसाइड करते हैं, वो इसके इक्विवेलेंट ही है। तो ऐसे कर लो या वैसे कर लो, सेम ही है। देखो मैं और एग्जांपल लेता हूँ, सी, तो इसका रैंक बी का 1 है, ठीक है ना। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी इज ऑल्सो 1। अब जैसे मैं बात करता हूँ 1 2 3 3 6 9, मान लो 4 8 12, सी का रैंक कितना है? सी का रैंक भी 1 है। सो क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर आप सी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपको 0 मिलेगा। अब आप इसका माइनर कंसिडर कर सकते हैं, या मैं बोलूं कि 2 क्रॉस 2 वाला जितने भी सब मैट्रिक्स है वो बना लीजिए आप। 2 क्रॉस 2 के सब मैट्रिक्स क्या होंगे? ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बहुत सारे पॉसिबल है। ये और ये बना लो। तो आप चाहो तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का कोई भी एक सब मैट्रिक्स बना लो, 2 क्रॉस 2 का कोई भी सब मैट्रिक्स बनाओ, सबका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। चेक कर लीजिए, है ना। अगर मैं 2 क्रॉस 2 का कोई भी सब मैट्रिक्स ले लूंगा तो उसका डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। और वैसे भी जिन लोगों को इंडिपेंडेंस का आइडिया है, ये सब एक दूसरे के मल्टीपल है। क्या क्या क्या? 1 2 3 8 2 1 3 है वो, 3 1 2 3 3 6 9 4 8 12, ठीक है। सो यहाँ से 1 2 3 6, तो इसका डिमांड निकालिए, 0 आ जाएगा। इवन 2 क्रॉस 2 के जितने भी सब मैट्रिक्स होंगे सबका डिटर्मिनेंट 0 होगा। 2 क्रॉस 2 के जितने भी सब मैट्रिक्स बनेंगे सबका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो डिटर्मिनेंट 0 होगा तो रैंक तो 2 हो नहीं सकता, क्योंकि 2 रैंक कब होता? जब मुझे 2 क्रॉस 2 की कम से कम एक सब मैट्रिक्स मिलता मुझे जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता, तब हम बोलते कि रैंक इज 2। बट यहाँ पे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी 2 क्रॉस 2 सब मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। all 2 cross 2 sub matrices have determinant 0, so 2 cannot be the rank। तो उसके नीचे आएंगे फिर, या तो रैंक मैक्सिमम रैंक 3 हो सकता है, उससे कम 2 हो सकता है, उससे कम 1 होगा। अगर 1 क्रॉस 1 का कोई सब मैट्रिक्स मिल गया जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, सॉरी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, एक 1 क्रॉस 1 का कोई मुझे सब मैट्रिक्स मिला जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो रैंक 1 हो जाएगी। तो मिल ही जाएगा मुझे, है ना। जैसे मैं 1 क्रॉस 1 का पहला एलिमेंट ही ले लूँ,
ये 1x1 का सब मैट्रिक्स को ले लो, तो इसका डिटर्मिनेंट तो 1 ही आ गया, तो इसका मतलब रैंक इसका भी रैंक 1 है। तो यहाँ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रैंक ऑफ सी इज ऑल्सो 1। अदरवाइज जिन लोगों को समझ है वो समझ पा रहे होंगे ये और ये मल्टीपल था, तो जब दो रो एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। तो हमने एक तरीका अभी आगे करेंगे, ये आपको पता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कंस्ट्रक्ट बनाते हैं रैंक। तो यहाँ ये 3 रो एक दूसरे के मल्टीपल है, तो यहाँ पे एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है, बाकी दो तो मल्टीपल है उस पर, तो इसलिए रैंक इसका 1 है। हाई नहीं, लोअर से स्टार्ट करोगे तो लोअर में गारंटी नहीं है ना, मान लो 1x1 से स्टार्ट करोगे, उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, जरूरी नहीं वो रैंक होगा, फिर वो हायर से ही स्टार्ट करना भाई, इस तरह का अगर वे होता है तो हायर से ही करना पड़ेगा। तो इस पे क्वेश्चंस किसी और तरीके से फ्रेम होते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे उसमें पूछता है, अभी ठीक है ना? हाँ, ये है, ये लिए सारे एलिमेंट जीरो कर दिए मैंने। हाँ। हम्म। एक एलिमेंट भी जीरो है मतलब सारे? हम्म। नहीं, रैंक फिर भी 1 होगा। आप समझे नहीं, अगर एक एलिमेंट जीरो होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने कहा एक ऐसा मिल गया जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो रैंक 1 होगी। जो आप कह रहे हैं ना कि एक एलिमेंट जीरो है, तो कोई दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा ना जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाएगा। रैंक हाँ, नॉन जीरो, यस एग्जैक्ट। यहाँ पे हमने कहा इसमें 2x2 का कोई भी सब मैट्रिक्स बनाओगे सबका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। अगर मान लो ऐसा इसके पास 10 सब मैट्रिक्स है 2x2 का जिसका डिटर्मिनेंट जीरो है, और एक ऐसा सब मैट्रिक्स मुझे मिल गया 2x2 का जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो रैंक 2 होगा इसका। हाँ, तो मतलब एटलीस्ट 1 मिल जाए जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो रैंक वो हो जाएगी, लेकिन वो हाईएस्ट ऑर्डर की होनी चाहिए। ये है, उससे हायर ऑर्डर वाले सारे जीरो होंगे। ये देखिए, हाँ सारी चेक करनी पड़ेगी, और कोई भी एक नॉन जीरो आ गया और उसके आगे ऑर्डर के सारे जीरो हैं, कोई भी एक नॉन जीरो सब मैट्रिक्स मिल गया, तो ये रैंक डिसाइड करने के लिए बेटर वे नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में इस अप्रोच से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको एक दो क्वेश्चन लिखता हूँ जो जैम में आया हुआ है, तो वो इस अप्रोच से इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसमें क्या पूछता है आपसे वो, पहले इसको देख लो। अब इसका रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ डी क्या होगा, डी मैट्रिक्स का रैंक कितना है? सो ये 3x3 है, तो सिंपल आपको खुद का डिटर्मिनेंट जीरो है, 2x2 के कोई भी सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होगा, 1x1 का कोई भी सब मैट्रिक्स लेंगे सबका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। तो मुझे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी 1x1 सब मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज जीरो, इन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी 2x2 सब मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, सॉरी डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। ऐसा कोई सब मैट्रिक्स नहीं मिल रहा है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो एट द एंड रैंक इसका जीरो हो जाएगा जब मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये थ्योरम है कि जीरो मैट्रिक्स की रैंक जीरो होगी। तो ये तो एक मैं तरीका बताया आपको कि रैंक का मीनिंग क्या है। हम इस तरीके से रैंक नहीं फाइंड करेंगे, जब रैंक मैं क्वेश्चन रैंक का सॉल्व करूंगा तो मैं भी वही तरीका यूज करूंगा, RRE वाला या लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला। लेकिन ये तरीका आपको जानना इसलिए जरूरी है कि इस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन फ्रेम होंगे तो आप बता सको कि क्या होगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, देखो एक क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स है, लेट्स से 9 8 7 6, अच्छा पहले इसका बताओ 6 5 4 3 2 1, इसका रैंक कितना है? सो 9 8 7 7 6 5 4 3 2 1, व्हाट इज रैंक ऑफ ए? बाकी लोग?
ठीक है ना। तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए का तो 0 आएगा, ठीक। तो रैंक 3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि रैंक 3 कब हो सकता है, जो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। अभी मैं लिखूंगा थ्योरम्स। सो रैंक, फुल रैंक तभी होता है जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, इफ एंड ओनली इफ। तो और 2x2 का कोई एक सब मैट्रिक्स बना लीजिए, 9 8 6 5, यही ले लो। सो 45 माइनस 48 माइनस 3, ये नॉन जीरो है। तो खुद का डिटर्मिनेंट 0 है, लेकिन एक 2x2 का मुझे सब मैट्रिक्स मिल गया जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो रैंक इसका मतलब 2 है इसका। सो रैंक इज 2, है ना। तो अभी जैसे बेसिक्स अगर मैं थ्योरम लिखूं, तो पहली बात, जो किसी भी मैट्रिक्स का रैंक है वो लाई करेगी 0 से लेके मिनिमम ऑफ m कॉमा n तक। मतलब वो अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो, सो इफ ए जो मैट्रिक्स है, मान लो वो m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, देन 0 नंबर है यहाँ पे, ए कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। लेट्स से मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ ए इज एन m क्रॉस n मैट्रिक्स, देन रैंक ए 0 से लेके, उसका रैंक कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, मिनिमम रैंक 0 हो सकता है, मैक्सिमम रैंक क्या हो सकता है, mn में जो छोटा नंबर होगा, mn में से जो स्मॉलर नंबर होगा वो हाईएस्ट पॉसिबल रैंक है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मेरा एक मैट्रिक्स है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 माइनस 1 2, बताइए इसका रैंक क्या होगा। सो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इसका रैंक जो होगा 0 से स्टार्ट होगा, मिनिमम 0 हो सकता है, और ये क्या 3x4 का है, तो इसका मैक्सिमम रैंक हो सकता है मिनिमम ऑफ 3,4। 3 4 में मिनिमम क्या है 3, तो कहने का मतलब इसका जो रैंक होगा वो 0 से 3 के बीच ही आएगा। अब मुझे आप बताइए इसका रैंक होगा क्या एक्चुअली, इसका रैंक होगा क्या। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट जीरो वन माइनस वन टू। नहीं, रैंक हम किसी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, हम सब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, रैंक हम किसी भी मैट्रिक्स का। अच्छा, वो अभी मेरी गलती, मैंने अभी पहली बार नॉन स्क्वायर लिखा है। रैंक हम किसी भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये है। आप अगर देखेंगे यहाँ मैंने डेफिनेशन में m क्रॉस n लिया था पहले वाले में। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा है, आप ध्यान दीजिए क्या मैट्रिक्स लिखा हुआ है, m क्रॉस n। ए यहाँ m क्रॉस n की मैट्रिक्स, मैं उसी की बात कर रहा था। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज r इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट r क्रॉस r नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स। तो लेकिन मैट्रिक्स मेरा m क्रॉस n की है, और इसीलिए मैंने ये थ्योरम भी लिखा था, आप ध्यान से देखिए, है ना, कि जो रैंक है वो m से भी छोटा होगा, n से भी छोटा होगा। सो वी कैन फाइंड रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, बट रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स। आइए इसका आंसर बताइए। आपको जो तरीका आता है उससे ही आंसर निकालो, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मैं कहा उससे ही निकालो। यू फाइंड रैंक इन योर ओन वे, आपका एग्जाम में वही लगा पाओगे जो आपको आता है, तो आप अपने तरीके से आंसर निकालो। बट मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो भी समझो आप, कि ये भी एक तरीका है, आप निकालो वैसे ही रैंक जैसे आपको आता है, ये चीज़ है। 3 आ रहा है, ओके। तो हमने क्या कहा, अब ये तो खुद स्क्वायर तो है नहीं, तो इसका डिटरमिनेंट तो निकाल नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, जो हाईएस्ट ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स जो हम बना सकते हैं वो है 3x3। तो एक काम करो, 3x3 का कोई भी एक सब मैट्रिक्स कंसीडर कर लो। लेट्स से 1 2 3 5 6 7 0 1 माइनस 1, ये डिटरमिनेंट निकाल पाओगे, कितना आता है, किसी ने निकाला है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 12, ओके, तो 12 आया जो कि नॉन जीरो है। तो समझिए, इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर की जो सब मैट्रिक्स हो सकती है, वो हाईएस्ट ऑर्डर की स्क्वायर सब मैट्रिक्स जो हो सकती है वो 3x3 की हो सकती है, उससे ज्यादा हो नहीं सकती। तो हाईएस्ट इसका पॉसिबल रैंक 3 हो सकता है। तो अब ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, तो हमने डेफिनेशन यही लिखा था
कि एक लार्जेस्ट ऑर्डर का सब मैट्रिक्स मिल जाए जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो उसका जो ऑर्डर है वो रैंक है, तो इसका मतलब रैंक इसका 3 है। नहीं, 2x2 1 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत, हमने कहा देयर एग्जिस्ट ना, वहां देयर एग्जिस्ट था ना वो, कि एक मिल जाए तो काफी है। अगर मुझे एक सब मैट्रिक्स मिल गया जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो वो एनफ है रैंक 3 देने के लिए, बाकी को चेक करने की कोई जरूरत, एक बस चाहिए मुझे नॉन जीरो, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट वाला स्क्वायर सब मैट्रिक्स चाहिए बस एक, तो वो रैंक हो जाएगा। तो हम इसलिए, मैं अभी उसने पूछा था ना सत्यम ने कि स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो हाईएस्ट ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। अगर 3x3 के जितने भी पॉसिबल सब मैट्रिक्स है सबका डिटर्मिनेंट जीरो आ गया मान लो, तो रैंक 2 हो सकता है, फिर 2x2 का सब मैट्रिक्स चेक करेंगे। अगर 2 चेक करते हैं, हाँ, अगर एक भी, तो ये रैंक निकालने के लिए बैड मेथड है, लेकिन क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इसका कैसे यूज होगा। तो इस तरीके से रैंक निकालना टाइम टेकिंग हो जाएगा कई बार। अब मान लो इसका जीरो आ जाता तो दूसरा थ्री क्रॉस, मान लो इसका रैंक 2 होता है एग्जाम्पल के लिए, मैं ऐसा मैट्रिक्स लिख दूं उसका रैंक 2 हो जाए, तो आप 3x3 का कोई भी सब मैट्रिक्स लेंगे उसका डिटरमिनेंट जीरो ही आएगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा, बहुत सारे 3x3 के सब मैट्रिक्स बन सकते हैं, वो चेक करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा वहां पे। नहीं नहीं, बहुत बन सकते हैं। तो अभी आप ये देख रहे हैं, फिर ये कर रहे होंगे, फिर मैं बीच का हटा सकता हूँ कुछ एलिमेंट, क्या क्या बनेंगे यहाँ पे। यहाँ पे तो चलो हाँ 1 2 3 1 है ना, इस तरह से 3 बनेंगे ना, हाँ तो वो 3 बनाने पड़ते हैं, 3 बनेंगे तो। और वही है 3x3 के तो 3 ही बनेंगे ना। मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम ले सकते हैं आप, या सेकेंड थर्ड फोर्थ, या 1 3 4, और कुछ पॉसिबल है। 4C3 4 चार बनेंगे, है ना, 4C3, चार में से 3 चुनना, 4 कॉलम है 3 कॉलम चुनने हैं मुझे, तो 4 बनेंगे, तो उस तरह से है ना। एनीवे तो मेरे को इस ये जो मेथड कब हेल्पफुल होता है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, मैं जो लिख रहा हूँ ध्यान दो। तो ये क्वेश्चन है कि ऐसा लिखा हुआ है देखो, ये है कि ठीक है, मान लो 2 4 6 1 3 5, एंड ये जो है तुम्हारा लैम्बडा, यहाँ मान लो म्यू है, यहाँ जीरो है लेट से, और यहाँ मैं लिख देता हूँ अभी 2 1, कुछ भी लिख लो है ना, या चलो ऐसा लिख दिया, मैं बोलता हूँ दिस हैज रैंक 2, देन व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लैम्बडा एंड म्यू, देन क्या होगा। कैसे, नहीं कैसे तुम्हें पता, मैं पूछ रहा हूँ रैंक, तू लैम्बडा और म्यू में क्या रिलेशन है, मैं ये पूछ रहा हूँ, बताओ। ये मैंने खुद ही बनाया क्वेश्चन, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक उसे हो, तो वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, मैं वो ढूंढ लेता हूँ जब तक तुम इसका आंसर बताओ। मैंने असाइनमेंट भेजे थे ना ग्रुप में, तो हम्म, हाँ, आपको वो आता है वो लगा के देखो, जीरो होने का गारंटी नहीं है, इक्लॉन फॉर्म बनाओगे तो वो चेंज होगा एक्चुअली, तो जीरो होना जरूरी नहीं है। जीरो मैट्रिक्स थोड़ी बनाने, जीरो रो इक्लॉन फॉर्म में होगा, इक्लॉन फॉर्म में थोड़ी है। इक्लॉन फॉर्म में लाओगे तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो एलिमेंट चेंज होंगे, तो लैम्बडा म्यू भी तो चेंज होगा। आपको जो आता है लगा के देखो, यही तो सीखना है देखो। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं हाउ टू कैलकुलेट, तो वो आंसर बताएंगे, जिन लोगों को नहीं आता उनको सीखना है कि हाउ टू सॉल्व ये चीज़ है, जिनको आता है बहुत अच्छा। किसमें, कितना आया,
म्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या 3 लैम्डा। ओके एक है म्यू इज इक्वल टू 3 लैम्डा, और बाकी लोग बताओ, बाकी ये ऑप्शन बना दिया मैंने। मैं भी डेफिनेशन बता रहा हूँ, रैंक इससे निकालना जरूरी नहीं है, लेकिन ये हेल्प करेगा तुम्हें। तो लैम्डा इक्वल टू 2 म्यू। चलो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 2 म्यू, क्या करेक्ट आंसर होगा आप लोग बताइए, बाकी लोग। एक ने दो लोगों ने बताया, बस हिसाब से ऑप्शन बना दिया मैंने। जैसे मैं जैम का ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैंने ये अपने खुद से बनाए हैं। मैं एक्चुअल क्वेश्चन लिख देता हूँ जो जैम में आया है, ये तो मैंने खुद से बनाया था। तो जो एक्चुअल क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन जो जैम में आया है वो ये है। अब ट्राई करो, ये क्वेश्चन है, ये जैम का क्वेश्चन है। सो ए इज, आपको दे रखा है 1579, फिर है 0135। तो हमारा जो मेथड अभी जो मैंने कराया वो यहाँ हेल्प करेगा, जब आपको इस तरह क्वेश्चन में हेल्प करेगा। अब रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में जाओगे, इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो हमने अभी मेथड किया ना, उससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये दोनों क्वेश्चन। और जो आरआरडी मेथड है या इंडिपेंडेंट वाला मेथड है, उससे बहुत टाइम लगेगा। तो आपको यही डिसाइड करना होता है एग्जाम में कि मेरे पास रैंक के लिए 3 अप्रोच है, किस क्वेश्चन में कौन सा अप्रोच ईजी होगा वो लगाओ आप, ये है। हाँ जी, ओके। तो यहाँ से 1579, 0135, 161014, 144 लैम्बडा। ये जैम का एक्चुअल क्वेश्चन है, बोल रहा है दिस हैज रैंक 2। ये भी वही पूछा है, रैंक 2, देन लैम्बडा इज, बताओ लैम्बडा क्या है। लैम्बडा की एक्चुअल वैल्यू पूछा है आपसे कि व्हाट इज दैट नंबर लैम्बडा, ताकि इसका रैंक 2 हो जाए। ये एक्चुअल क्वेश्चन जैम का आया हुआ है, बताओ। अच्छा, इसका सी डिसाइड हो गया, तो जिन लोगों को ये समझ आ रहा है उसी अप्रोच पे आप ये ट्राई करके देखो। वैसे रैंक निकालना बहुत आसान है, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा बाकी 2 मेथड। तो अभी मैंने ये जस्ट डिस्कस किया है। दूसरे का बताओ कोई आंसर, फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ, टाइम खत्म हो रहा है। तो ओके चलो, अभी के लिए मैं ऑप्शन बना देता हूँ, 3 2 1 0 4। चलो 4 एक ऑप्शन दे देता हूँ फिर। तो 4 आएगा ना। देखो जो हमने अभी मेथड पढ़ा ना, वो इसमें बहुत हेल्प करेगा, यहाँ बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या है, हमने भी क्या पढ़े हैं, तो हमें यहाँ कोई रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये चेक करने की कौन कौन सा इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है। तो यहाँ हमने ये पढ़ा है कि चूंकि इसका रैंक 2 है, तो हमने क्या पढ़ा है कि इसमें 2x2 की कम से कम एक सब मैट्रिक्स मिलेगी जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। ये डेफिनेशन हमने पढ़ा है। और इसका मतलब ये हुआ 2 इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ सब मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। मतलब 2x2 से ज्यादा, मतलब 3x3, 4x4। तो यहाँ 4x4 तो पॉसिबल नहीं है, 3x3 पॉसिबल है। तो इसका मतलब रैंक 2 होने का मतलब ये है कि मैं 3x3 का कोई भी सब मैट्रिक्स लूंगा, उसका डिटर्मिनेंट जीरो ही आएगा।
ये है, कौन कह रहा है, डेफिनेशन कह रहा है, ठीक है ना। सो ओके है। तो इसका सॉल्यूशन का अप्रोच क्या है, सिंपल अप्रोच है कि यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो सिंपल इसका अप्रोच होगा, सिंस रैंक ऑफ ए इज 2 एंड दिस इंप्लाइज कि 3 क्रॉस 3 का एनी सब मैट्रिक्स विल हैव डिटर्मिनेंट 0 ओनली, मतलब ऑल सब मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 विल हैव डिटर्मिनेंट 0 ओनली, हैज टू बी 0। तो आप ऐसा बना लो जिससे आपका काम चल जाए। तो हमें अभी लैम्डा म्यू में रिलेशन चाहिए तो मैं ये ले लूंगा, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। वो जब फाइंड करना होगा तो आरआरडी और वो देखेंगे। अब इसको क्या करो, डिटर्मिनेंट को 0 कर दो। अब जैसे लोग बता रहे हैं इसको 0 करो, तो आई थिंक ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। तो यहाँ से सिंपली यही वाला ऑप्शन आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू। देख लो बाकी लोग चेक करके। सो है ना, तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन निकल आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू। चेक कर लो बाकी लोग। तो ये इसका अप्रोच है, सिंपल सेम अप्रोच यहाँ लगेगा। हमें इसने कह दिया कि रैंक 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की कोई भी सब मैट्रिक्स लूंगा डिटर्मिनेंट 0 ही आएगी। 4 क्रॉस 4 की कोई सब मैट्रिक्स लूंगा डिटर्मिनेंट 0 ही आएगी। मतलब ये खुद 4 क्रॉस 4 का है। तो इसका, जी बोलो। नहीं, क्योंकि रैंक 2 ये नहीं कहता है कि जितने भी 2 क्रॉस 2 सब मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो ही आएगा। वो ये कहता है कि कम से कम एक 2 क्रॉस 2 की सब मैट्रिक्स होगी जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, एक का बस आएगा, मतलब एटलीस्ट ए 1 होगा। तो इट्स नॉट लाइक कि कोई भी 2 क्रॉस 2 का लेंगे तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो ही आएगा, ऐसा नहीं है। उसने कहा है कि एटलीस्ट 1 2 क्रॉस 2 की सब मैट्रिक्स होगी जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, कम से कम एक होगा। लेकिन तो वैसा जो आप कह रहे हो वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर नॉट श्योर दैट कि वो जो स्पेशल टाइप का 2 क्रॉस 2 का सब मैट्रिक्स वही है जो आप चूज कर रहे हैं। इट्स नॉट श्योर, दैट्स वाई। ठीक है। सो यहाँ से क्या करेंगे, आप 3 क्रॉस 3 का कोई भी एक सब मैट्रिक्स उठा लीजिए और उसका डिटर्मिनेंट 0 कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। सो यहाँ सिंपल, यहाँ रैंक 2 है तो फिर से वही लिखूंगा सॉल्यूशन में इसका कि सिंस रैंक इज, है ना, सिंस रैंक ए का जो रैंक है, रैंक ऑफ ए इज 2, तो इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 2 क्रॉस 2 सब मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, and any submatrix of higher order will be always 0 and the determinant will be 0. So any submatrix of higher order will have determinant 0. So 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 का कोई भी मैट्रिक्स लेंगे डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। इवन इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे 0 हो जाएगा। तो क्यों 4 क्रॉस 4 का सॉल्व करें, 3 क्रॉस 3 से आंसर आ जाएगा। तो हम लोग 3 क्रॉस 3 का एक सब मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसमें लैम्डा हो, क्योंकि मुझे लैम्डा चाहिए यहाँ पे, तो लैम्डा को इन्वॉल्व करके लेंगे। सो 1 3 5। अच्छा, ये तुम्हें ये मुश्किल लग रहा तो ये मत लो, ये 3 ले लो, आसान होगा कैलकुलेशन में, तब भी हो जाएगा। तुम्हें मर्जी है ना। 14 4 4 लैम्डा, इसको 0 पुट कर दो तो लैम्डा की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये जो डेफिनेशन हमने आज पढ़ा है वो इस तरह के क्वेश्चन में हेल्प करेगा, कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। अगर आप आरआरडी लगाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा वो रिड्यूस करने में, या इंडिपेंडेंट चेक करेंगे तो आपको टाइम लगेगा इंडिपेंडेंट चेक करने में। तो ये हमने डेफिनेशन लिखा डिटर्मिनेंट के थ्रू। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और आते हैं। तो आपको जब कोई अननोन फाइंड करना हो तो ये वाला अप्रोच यूज करो, आसान रहता है। ठीक है भाई, तो एक मैं थ्योरम लिख देता हूँ सिंपली। सो थ्योरम ये है कि रैंक ऑफ ए विल बी 0 इफ एंड ओनली इफ ए इज 0 मैट्रिक्स। तो मतलब आपको एक चीज समझ आ रहा होगा कि सिर्फ 0 मैट्रिक्स की रैंक 0 होगी। अगर किसी मैट्रिक्स में एक भी नॉन जीरो एलिमेंट हो गया, किसी मैट्रिक्स में एक भी नॉन जीरो एलिमेंट, उसका रैंक 1 होगा। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि रैंक किसी मैट्रिक्स की 0 है, चाहे एक किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, 4 क्रॉस 5 की, 4 क्रॉस 10 की, 4 क्रॉस 6 की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी मैट्रिक्स का रैंक 0, रैंक में किसी मैट्रिक्स से निकाल सकता हूँ। तो किसी मैट्रिक्स का रैंक 0 होने का मतलब वो 0 मैट्रिक्स है। अगर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो होगा तो रैंक 0 नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, जैसे ए हमने कहा, तो ये जैसे 0 0 0 0 0 0, अब यही ले लो, ये 2 क्रॉस 3 का है तो इसका रैंक 0 होगा।
तो रो लिख रहा हूँ, ये नोटेशन होता है, आगे यूज करूंगा मैं अभी। सो मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 0 यहाँ पे। लेकिन अब वहीं अगर मैं दूसरा बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मान लो 0 0 1 0 0 0, तो इसका रैंक अब 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 2x2 का कोई भी सब मैट्रिक्स लो, डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा, तो रैंक 2 नहीं हो सकता। तो एक सब मैट्रिक्स मुझे मिल जाएगी 1x1 की। देखो यहाँ जरूरी नहीं कि 1x1 की ऑल सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, हमने कहा एक मिलेगा, तो एक ऐसा मिल रहा है ना। देयर एग्जिस्ट 1x1 सब मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो खुद है, तो इसका रैंक 1 होगा, ठीक है ना। बाद में इंडिपेंडेंस के थ्रू भी देख सकते हैं और आरआरडी के थ्रू भी देख सकते हैं आप। आपको जो आर ये ऑलरेडी रो रिड्यूस्ड फॉर्म में है ना, मतलब रो इक्लॉन फॉर्म में है, तो उसमें तो एक ही एलिमेंट है, तो रैंक 1 हो जाएगा। तो जैसे भी देख लो, आपको जो ठीक लगता है उससे करो। ये अगला ये है कि मान लो ए ऐसा है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इफ लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है ना। तो कह रहा है कि रैंक जो होगा ए का, सो रैंक ऑफ ए इज n इफ एंड ओनली इफ। बताइए क्या करेंगे, रैंक n कब हो सकता है इसका? स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पहले अज्यूम कर लिया कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, सो इसका रैंक n कब हो सकता है? इफ एंड ओनली इफ। हाँ, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए को नॉन जीरो होना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि रैंक फुल रैंक है, n रैंक है, इफ एंड ओनली इफ है। तो किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आया तो उसका रैंक होगा, ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन डिटर्मिनेंट तभी निकाल पाओगे, तो ये तरीका कब हेल्प करेगा, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्योंकि आपने ये देखा है कि है ना, हमने ये भी देखा है कि हमने ये देखा था m क्रॉस n का भी निकाल सकते हैं ना, लेकिन m क्रॉस n का हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। m क्रॉस n मैट्रिक्स का भी रैंक निकाल सकते हैं। वहां हमने देखा था कि जो रैंक a है, हमने आपको अभी थ्योरम लिखाया था कि ये होगा लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ mn, है ना, मोर देन इक्वल टू 0। सो ये होगा। बाकी तो आपको ये देखना पड़ेगा कि है ना mn में छोटा क्या है जो होगा, तो उतने ऑर्डर से स्टार्ट करना होगा। तो ये तरीका यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये कह रहा हूँ, इसमें ये n क्रॉस n मैट्रिक्स में काम करेगा, ठीक है। तो उस तरह से है। बाकी है ना, एक तो अभी आज हमने रैंक का एक तरीका डिस्कस किया है, फर्स्ट डेफिनेशन, कि उसमें है कि रैंक सिंपल आर क्रॉस आर का एक सब मैट्रिक्स मिल जाए जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, एक एटलीस्ट वन मिल जाए, नॉट ऑल, है ना, एटलीस्ट वन एक मिल जाए जिसमें वैसा हो, है ना। तो यहाँ जो वो कह रहे थे एटलीस्ट लिखने को, तो बेटर है मैं एटलीस्ट ही कर देता हूँ ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे जो लिखा था ना, जैसे है एटलीस्ट, तो देयर एग्जिस्ट एन, यह बात वही है, देयर एग्जिस्ट लिख रखा है मैंने पहले से। सो एक ऐसा मिल जाए, देयर एग्जिस्ट वन, है ना, देयर एग्जिस्ट एन आर क्रॉस आर सब मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर हो, मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो और सिंगुलर हो जाए, ठीक है। तो बाकी अगले क्लास में मैं कल भी यही कंटिन्यू करूंगा रैंक। तो रैंक के बहुत सारे रिजल्ट है, बहुत सारे थ्योरम्स हैं, और फाइंड कैसे करना है, तो रैंक जब निकालना होगा कि रैंक फाइंड करो, तो मैं वही तरीका यूज़ करूंगा आरआरई वाला जो कल हम डिस्कस करेंगे, या है ना, रो से, है ना, रो इक्लोन फॉर्म में, ठीक है। ये देख लो, ये लास्ट वाला था, इसमें था कि n है, और दूसरा ये था रैंक जीरो अगर जीरो मैट्रिक्स है। हम्म जी जी जी, चाहे किसी ऑर्डर का हो। बाकी कल मैं डिफाइन करूंगा लीनियर इंडिपेंडेंस, लीनियर डिपेंडेंस, तो उसके थ्रू देख पाएंगे कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है, कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है, तो वो रैंक के इक्वल होगा। फिर आरआरई में पहले आप रो इक्लॉन फॉर्म में, आरईएफ में, सो रो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो उस केस में रो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप देखेंगे कितने पाइवट एलिमेंट है या कितने नॉन जीरो एलिमेंट है, वहाँ पे नॉन जीरो रो है तो वो आपका रैंक हो जाएगा। सो कल हम वो वाला तरीका डिस्कस करेंगे। तो आज हमने ये वाला डेफिनेशन डिस्कस किया है, और अगले बाकी अगले क्लास में दूसरा तरीका और तीसरा तरीका डिस्कस है ना, तीन तरीका है रैंक निकालने के। सो ये थोड़ा रैंक निकालने में मुश्किल होगा, बट इस तरह के क्वेश्चन में हमें हेल्प करेगा जहाँ वेरिएबल पूछेगा फाइंड करो, तो ये तरीका बेटर है, डिटर्मिनेंट से काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। सो आई थिंक आज का टाइम हो गया है, सो ये मैं स्टॉप करता हूँ, चलो रोज़ लेट हो जाता है। सो
बाकी आप लोग असाइनमेंट्स है ना बहुत सारे मैंने भेज रखा ऑलरेडी, जैम का, पीवाईक्यू, गेट का, नेट का, है ना, बाकी और मटेरियल जैम एमए का भी है। तो ये सब आप प्रैक्टिस कीजिए और उसको देखो, जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है आप ट्राई कर सकते हो, या इससे पहले जो पढ़ा है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का। जिन लोगों का बेसिक वीक है थोड़ा बेसिक ठीक कर लो, 11 12 और JEE वाले कुछ मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उससे भी काफ़ी आपको बेसिक ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में मैं कंटिन्यू करता हूँ रैंक को, अभी यहीं स्टॉप करते हैं, तो अगले बैच की क्लास होगी अब। सिलेबस ऐसे तो मैंने अभी वो नहीं किया, बट कोशिश है कि अगस्त अगस्त नहीं, सितंबर तक खत्म हो जाएगा, सितंबर एंड तक कोशिश करूंगा कि दोनों बैच का मैं कंप्लीट कर दूं, है ना। ज़्यादा खींचेगा तो अक्टूबर तक जाएगा, वरना सितंबर तक मैं कोशिश करता हूँ दोनों कंप्लीट कर दूँ। तो थोड़ा फास्ट मुझे। हाँ, मार्क्स के हिसाब से पूछ रहे हैं आप? इसमें टाइम लेगा एक्चुअली, मैं वैसे नहीं पढ़ाता गिन के कि कितना पढ़ाना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि ठीक ठाक हो जाए, तो मैं ऐसे गिना तो नहीं लेक्चर। तो अभी हमने देख लो, हमने 4 5 क्लासेस कवर किए हैं, जिसमें हमने ये वाला पार्ट किया मैट्रिसेस वाला ही। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कितनी क्लासेस लगेगी मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ यहीं पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं, है ना, अभी हमने आज बस ये डिस्कस किया है, तो मैंने बस ये टॉपिक एक डेफिनेशन डिस्कस किया, इस पर 1 2 क्लास और लगेगी इस पर। सो अगर मैं इस पर क्लासेस काउंट करूँगा तो मुझे लग रहा है अभी क्लासेस चलेंगी कितना है, कम से कम 10 क्लासेस, 10 12 डेज लगेगा अभी इसमें, ठीक है ना। ये है, वो लगेगा, लेंथी टॉपिक है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें कवर करनी है। तो अभी तो हमने बस मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट देख रहा हूँ, और थोड़ा मैं स्लो भी पढ़ा रहा हूँ अभी क्योंकि इनिशियल है, इसीलिए बाद में थोड़े फास्ट करेंगे अभी। ठीक है भाई। हाँ, क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, देखो कहीं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है इसमें कहीं? जैम मैथमेटिक्स में आई थिंक होगा। वो सिलेबस एक बार खोल के देख लेना, कल मैंने खोला भी था, तो वहाँ देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए वहाँ पे। तो ये जैम एमए का सिलेबस यहाँ कल ही मैंने खोला था, ये है एमए का सिलेबस, देखो यहाँ पे है लीनियर अलजेब्रा, देख लेता हूँ है कि नहीं है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना यहाँ पे, ये है देखो यहाँ पे है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे एमएस में नहीं है, ये वाला पार्ट एमए में है ना। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे है, और जैम एमएस में नहीं है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ओके, मैं लिंक भेज देता हूँ तो।